नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइव इंटरव्यू। और आज हमारे खास मेहमान हैं, लेखक अमित तिवारी जी हैं, लखनऊ से हैं और बोध रस प्रकाशन के संस्थापक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सीधा सवाल तो आपसे यही है कि आजकल जो लोग हैं वो किताबों के प्रति जो है गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी उस तरफ जो है धकेलते नहीं है। वो अब डिजिटल की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पहले से ही जहां डिजिटल ने एंट्री की थी उसके बाद से लोगों में जो किताबों का जो प्रचलन था वो कम होता चला गया। और उसके बाद कोरोना आ गया तो पूर्णतः लगभग जो है बंद कर दिया। और बहुत कितना फर्क पड़ा ये जानना चाहता हूँ, लोग अब कितना जो है तैयार हैं इस चीज के लिए दोबारा से किताबें पढ़ने के लिए। जी जी, तो सबसे अच्छा, ये कोविड पीरियड में मैं आपको बताऊं कि लोगों के अंदर किताबों को पढ़ने का जो रुझान है, जो उनकी रुचि है, वो फिर से जगी है। तो जी एक बार जो बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, उसमें थोड़ा बदलाव तो आया है, लेकिन साथ ही साथ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन पर भी लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन जी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी बात यह है कि उसके माध्यम से लेखक बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं और बहुत सारे लेखक उसको पढ़ भी सकते हैं। जी लेकिन किताबों की जहां तक बात है, जो किताबों की खूबसूरती है वो ये है कि आप जब उसे लेकर के पढ़ते हैं तो उसे आप आत्मसात करते हैं। डिजिटल माध्यम में क्या होता है कि आपने पढ़ा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट एक साथ मौजूद है। जी अच्छा भी कंटेंट है, मीडियोकर की भी है, खराब भी है। तो ये समझना कि वाकई हमारे लिए पढ़ने लायक है क्या। जैसे डिजिटल तो जी एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है कि ज्यादा से ज्यादा आप चीजें पढ़ सकें या ज्यादा से ज्यादा चीजों के माध्यम से आप जुड़ सकें। लेकिन जी यह निर्णय बनाना कि हमें वाकई क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा जी कठिन कार्य हो जाता है। लेकिन पुस्तकों में ये ज्यादा अच्छा है कि पुस्तकें अगर हम लेके पढ़ते हैं तो जो हमारा कंसंट्रेशन होता है पढ़ने के प्रति, उसको आत्मसात करने के प्रति, वो ज्यादा होता है इन जी। कंपैरिजन टू डिजिटल। तो लगातार जिस तरीके से हम ये भी देखते आए हैं कि जो अभी रुचि जो है वो लोगों की जो खत्म, जो पहले एक किताबें इकट्ठा करने की जो बचपन से रही थी, मैं भी पढ़ा हूँ। तो मेरे अंदर जो किताबें इकट्ठा करने की जो आती थी कि अभी 5वीं क्लास में हूँ तो 6वीं क्लास की भी किताबें इकट्ठी कर लूं, या जो भी इधर उधर से भी किताबें मिलती थी उनको इकट्ठा करके पढ़ना, एक मन में एक ललक रहती थी। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्यादा बढ़ गए हैं, इस वजह से अब लोगों में वो नहीं रहा, या फिर अभिभावक कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। नहीं, देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ गया है इस वजह से, अगर होता तो मेरे ख्याल से किताबें ज्यादा लोग रखते हैं। लेकिन जी लोगों के अंदर किताबों को रखने का, उनको कलेक्ट करने का जो एक ये उनकी जो उनके प्रति जो मोहब्बत है वही कम हो गई है। जी उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है एंटरटेनमेंट। अब क्या है कि इंटरटेनमेंट के साधन बहुत सारे हैं। किताबों को पढ़ने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। आप किताब खरीद के ले आएंगे, उनको संकलित करेंगे, उनको रखेंगे, फिर उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। आप उस वो एक प्रोसेस है। और जी वो प्रोसेस कहीं ना कहीं आपका जो मानसिक स्तर है उसको बढ़ाता है, ज्यादा वो प्यूरिफाई करता है। नहीं सर, मैं लेकिन टोकूंगा बहुत ही कहीं कंटेंट में तो ऐसी कमी नहीं है। जब हम बात करते हैं कि पुराने निराला को जब हम पढ़ते हैं, या फिर तमाम वो लेखक या फिर तमाम वो साहित्यकार जिनको पढ़ करके जिन्हें आज भी लगता है कि 10 बार भी किताब अगर हम पढ़ लें तो हमारे मन में कुछ हम्म, ऐसा नहीं आता है। तो कहीं हम्म, कंटेंट में जो परोसा जा रहा है उसमें कहीं कमी तो नहीं। वो चीज जो परोसी जानी चाहिए कि सिर्फ मार्केट देख करके परोस रहे हैं, या फिर आप फ्यूचर देख करके युवाओं का उस चीज को लेकर के किस तरीके से आप देखते हैं कि जो आज परोसा जा रहा है और उसमें कितनी कमी है और उसमें सुधार की आवश्यकता है या नहीं। देखिए, कंटेंट में तो कमी है, कंटेंट में कमी बेशक है। क्योंकि अभी कंटेंट जो है वो बाजारू करण उसका क्योंकि हुआ ज्यादा है। और जितना ज्यादा आप बाजार के हिसाब से आप परोसेंगे, उतना ही ज्यादा आपका माल बिकेगा। ये बहुत ही सिंपल सा इस समय का नियम है। तो अब अगर आप पुराने लेखकों को देखें, और अभी भी कुछ लेखक ऐसे हैं, तो लेखन का एक बहुत ही सीधा सा मतलब होता है कि आपका आत्मावलोकन हो रहा है और आत्मशुद्धि हो रही है। ठीक है। और आप मानवता की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, या यूं कहें कि तथ्यता की तरफ और संवेदना की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं।
लेकिन क्योंकि अब बाजार में वहां पर लेखक ये तय करता था कि आपको क्या पढ़ना है ताकि आपके मन में वो बातें डाली जा सके। अभी क्या है, ज्यादातर ये है कि पाठक ये तय कर रहे हैं कि आपको क्या लिखना है। तो जी जब पाठक तय करेंगे आपको क्या लिखना है, तो जाहिर सी बात है वो बाजार की तरह पेश होगा। और क्योंकि वो जी बाजार की तरह पेश होगा, इसलिए लोगों तक जो कंटेंट पहुंच रहा है वो कंटेंट उतना प्यूरिफाई नहीं है, या उतना आत्मावलोकन के हिसाब से नहीं है कि लोग उसे आत्मसात करें। हाँ, पढ़ करके उसका मनोरंजन तो वो ले सकते हैं, लेकिन जी जहां तक बात आत्मसात करने की है, वो जी उस कंटेंट से हो नहीं पा रहा है। कुछ लेखक अभी भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बाजार नहीं है इसलिए उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, आर्थिक रूप जी से दिक्कतें बहुत हैं। जी। फिर भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ज्यादातर तो बाजारू कर रहे लेकिन हैं। अगर हम बात करें कि अश्लील कंटेंट की, वो तो हर जगह परोसा जा रहा है और उसका बहुत बड़ा जी बाजार हमेशा से रहा है, और उसका विरोध भी जी बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक पैमाने पर हमेशा से किया जा रहा है। जब से प्रिंटिंग प्रेस लगी है, जब से लोगों ने छापना शुरू किया है, तो ये हमेशा से रहा है। और ये जब जी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी उससे पहले भी ऐसा नहीं था कि नहीं था, ये कंटेंट हमेशा से रहा है। लेकिन साथ में ये बात आती है कि यूथ जो आजकल जो पढ़ रहा है, वो कहानियों की तरफ बढ़ रहा है, निबंधों की तरफ बढ़ रहा है, या फिर साहित्य में कविताओं की तरफ, गीतों की तरफ, या फिर अंतरिक्ष की तरफ, या फिर कुछ अलग अध्यात्म की तरफ। सबसे ज्यादा जो बिकने वाला आज के दौर में जो साहित्य है, अगर हम सीधी सीधी बात करें, तो वो कौन सा है? आपने किताबें देखी होंगी कि युवाओं का जो रुझान है वो किस तरफ ज्यादा है, अध्यात्म की ओर, या उन पुस्तकों को पढ़ना या खोजना कुछ ऐसा नया, या फिर हम ईश्वर को ना मानने वाला, जिसे हम नास्तिक कहते हैं, ठीक है, कि कई विचारधाराओं की अगर बात करें, तो लोग धार्मिक विचारधारा की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर वामपंथी विचारधारा की तरफ, या फिर कोई अलग विचारधारा नई पनप रही है। जी देखिए, मैं आपको बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ, किसी भी विचारधारा की तरफ अगर कोई बढ़ता है हम्म, तो विचारधारा में तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि किसी विचारधारा को की तरफ बढ़ने के लिए जी मेहनत ज्यादा करनी होगी आपको। जी वीडियो सही दिख रहा है क्योंकि लाइट चली जी, गई है। बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रहा है। जी ठीक है, ठीक है। तो जी किसी भी विचारधारा की तरफ बढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा हम्म, पढ़ना पड़ेगा। अभी जी दिक्कत यहाँ विचारधारा की तरफ बढ़ने की नहीं है, यहाँ दिक्कत कुछ और ही है। यहाँ जी दिक्कत जो सबसे बड़ी वो ये है कि जो यूथ है वो किसी विचारधारा की तरफ नहीं बढ़ रहा है। वो जी मैं कहूंगा कि विचार शून्यता जो आती जा रही है, या विचारहीनता आप कह सकते हैं, वो ज्यादा आती जा रही है। अगर आप जी किसी से ज्यादा। पूछे क्या आपको कविता पसंद है, तो कविता तो उसके लिए एक तरीके से ऐसा है कि मतलब कि छू करके भागने वाली, कि ये तो मुझे बिल्कुल पसंद जी नहीं है। जबकि कविता एक जी ऐसा माध्यम है जो सबसे ज्यादा आपको आत्मशुद्धि की तरफ ले जा सकती है। जी आध्यात्म की अगर बात करें तो आध्यात्म तो अभी तो आउटडेटेड मामला हो गया। आध्यात्मिक चाहे किताबें हो चाहे आध्यात्मिक शास्त्र हो, और आध्यात्म की तरफ आउटडेटेड क्यों हो गया है? क्योंकि वो न उसकी सही नॉलेज उनको मिल रही है, और न ही उनके उनके पास इतना वक्त है कि वो इस बारे में अपने लिए अवलोकन कर पाए। तो जी जहां तक बात विचारधारा को आत्मसात करने की है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना चाह रहा है, चाहे जो भी विचारधारा हो। बहुत ही साधारण सी बात है कि हमारे जीवन में छोटा सा मनोरंजन आ जाए, वो किसी भी जी। माध्यम से है, चाहे वो किताब से आ जाए, चाहे दो ठो वीडियो देख के आ जाए। अगर वो वीडियो देख के ज्यादा आसानी से आ रहा है तो यूथ ज्यादा उधर भाग जाए। और अगर लेकिन हम इसका किताबों एक के और भी तो कंटेंट की कारण भी, हो सकता है कि जिसे हम कचरा ज्ञान कहें, कि हाँ जैसे हम अपनी भाषा में कहें कि जब लेखक एक लिखता है, एक साहित्यकार जब अपनी भाषा को लिखता है, या तो हिंदी में लिखेगा, या अंग्रेजी में, या उर्दू में, जो तमाम दुनिया की जो भाषाएं हैं, कहीं इसकी तो कमी नहीं है कि जब यूथ इन किताबों को पढ़ता है, तो ना तो उसको आती, ना तो हिंदी कंप्लीट समझ में आती है, ना तो उसको अंग्रेजी कंप्लीट समझ में आती है। तो इसका भी एक नया उदाहरण हो सकता है, अगर आप कुछ समझा सकें हमारे दर्शकों को। जी जी बिल्कुल, ये तो एक ऐसी विडंबना है। मैं आपको बताऊं कि लोग जी हिंदी तो अगर मैं कहूँ अच्छी हिंदी आने की बात, तो अच्छी हिंदी तो शायद ही लोगों को आती हो। मतलब जी सामान्य हिंदी की बात करें तो वो भी, अगर एक जो सामान्य हिंदी हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, वो भी आती है तो भी एक तरह एक हद तक ठीक है। लेकिन अभी जो नया यूथ आप देखेंगे उसमें वो भी उतना ज्ञान नहीं है। वो मिक्स हो गया है, अभी हिंदी और अंग्रेजी नहीं, हिंग्रेजी हो गया है। जिस शब्द में जी हम व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, ज्यादातर बोलचाल की भाषा में वही हो गई है। और अगर आप देखेंगे कि आजकल की किताबें, एक नई हिंदी का कॉन्सेप्ट आया है, तो लेखक उसी हिसाब से परोसना भी शुरू कर दिए हैं कि चलो कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी को मिला करके हिंग्रेजी परोसा जाए बच्चों को, तो या यूथ को या लोगों को,
ताकि वो उनसे कनेक्ट कर पाए, बजाय इसकी इस जिम्मेदारी की कि उनके अंदर और ज्यादा जिम्मेदारी की भावना ला करके उसको इनकलकेट किया जाए, उसको उनके अंदर स्थापित किया जाए, उन्हीं के हिसाब से और ज्यादा धकेलने की कोशिश की जा रही है। यूं कहें कि अगर कोई यहाँ पर ढलान पे बैठा हुआ है, जिसको पीछे जी खिसका करके अच्छी जगह पहुंचाने के बजाय और ज्यादा धकेला जा रहा है नीचे की। जी बिल्कुल। अच्छा, हम लगातार बात तो हमने कर ली बहुत सारी। बोधरस जो प्रकाशन आपने शुरू किया, क्या सोच करके शुरू किया? क्योंकि देश भर में तो बहुत सारे प्रकाशन है, और जहाँ बहुत कुछ सस्ता भी है, बहुत कुछ अलग तरीके का भी है। किस विचारधारा को क्या मन में आया कि नहीं बोधरस नाम ठीक है, और या नाम सोचा और बस रख दिया? नहीं कैसे नहीं, विचार नाम आया, सोच दोस्तों के साथ में बैठ के या फिर अकेले में? नहीं, जी इसका इसका ना एक इसकी बड़ी सुंदर सी कहानी है, कि जी बोधरस नाम, अच्छा प्रकाशन का नाम बोधरस नहीं आया। बोधरस जी मेरा एक आप कह सकते हैं, ये है नाम जो अंदर से अपने आप उत्पादित हुआ, अपने आप इसका हम्म, प्रादुर्भाव हुआ। और ये ऐसे हुआ कि कहीं पर कहीं रेस्तरां में हम थे, तो वहां पर रेस्तरां में ही एक व्यक्ति काम कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया कि सर आप क्या करते हैं। उस समय मैं हम्म, मेरठ में था, तो जी मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसे कम एक फाउंडेशन है, एनजीओ है, उसमें काम करता हूँ दिव्यांग बच्चों के लिए, और उसके अलावा कुछ लिखता पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या लिखते हैं? हमने कहा अभी तो कविताएं लिखता हूँ। मैंने कहा आप किस रस में कविताएं लिखते हैं, जैसे वीर रस में लिखते हैं या श्रृंगार रस में लिखते हैं, करुण रस में लिखते हैं? क्योंकि उसके भाई भी वीर रस के कवि थे, तो उसने कुछ हम्म, एक संक्षिप्त परिचय दिया। तो जी मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि ना तो मैं करुण रस में सही फिट बैठ पाता हूँ, ना मैं वीर रस में बैठ पाता हूँ, ना मैं श्रृंगार रस में बैठ पाता हूँ। तो मेरे भीतर से एक आवाज आई कि मैं बोध रस लिखता हूँ। जी बहुत तो बोध रस जी, तो उस क्योंकि जो कुछ भी बोधित हो जाए और उससे जो रस प्राप्त हो वो बोध रस, तो मैं बोध रस में लिखता हूँ। और जी उस दिन से फिर वो बात मेरे जेहन में ऐसी बैठी कि मैंने बोधरस ही जो भी मैं करता हूँ उसके आगे मैं बोधरस लगा देता हूँ। और अभी मैंने जी, प्रकाशन जरूरी भी शुरू है कि किया है युवाओं तो के लिए अलग भी है, यूनिक भी है, क्योंकि कहते हैं साहित्यकार जहां से ये लिख दे कि ये चीज है, क्योंकि अब रस शुरुआत से तो जन्मे नहीं है, उनको नाम दिया है किसी न किसी साहित्यकार ने, जी और वो भी इंसानों के रूप में ही आए हैं, क्योंकि ईश्वर ने कोई आकाशवाणी तो की नहीं कि नहीं इस चीज का ये आप नाम जो है रख दीजिए। तो ये एक अलग रस है हमारे लिए भी सुनने के लिए। और ये जरूरी भी है कि ये ऐसी चीजें धीरे धीरे साहित्य का ही रूप ले लेती हैं, जी किताबों का रूप ले लेती हैं, और लोग पढ़ते चले जाते हैं। जी 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 जी। तो वहां से बोधरस की शुरुआत हुई, और फिर अभी आपने दूसरा प्रश्न किया है कि प्रकाशन प्रकाशन क्यों शुरू किया। देखिए, जी प्रकाशन शुरू करने का जो मकसद था वो बहुत ही क्लियर है। अ, आपको याद होगा, अगर आपको पता हो और याद भी होगा, कि पुराने कुछ लेखक ऐसे रहे हैं जिन्होंने भी अपना प्रकाशन शुरू किया, अपने पत्रिकाओं का संपादन शुरू किया था। एक तो ये है कि जो आप करना चाहते हैं उसे आपको फैलाना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे आप पहुंच पाएंगे, वो किसी दूसरे के माध्यम से पहुंचना जो आप चाहते हैं वो मुश्किल होता है थोड़ा। तो एक तो ये मन में था कि मैं जो समझता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, उसको लोगों तक मैं ले जाऊं। दूसरा, प्रकाशन संबंधी भी बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। एक तो जो बहुत बड़े प्रकाशक हैं, मैं इसको दो भागों में बांटता हूं। मैं यहाँ पर किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, और ना ही मैं यहाँ कुछ प्रूफ कर रहा हूँ। जो मैं अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो बाकी हमारे लेखक संघ के लोग हैं उनसे जो अनुभव मिला है वो आपको साझा करता हूँ। कि एक तो वर्ग ऐसा है जो शोषित कर रहा है, जो जी जो बहुत बड़ा है, जो बहुत बड़े हो चुके हैं, और लेखकों को एक तरीके से शोषित कर, उन्होंने कंटेंट ले लिया और उनकी किताबें आ रही हैं, उनकी रॉयल्टी उनको सही नहीं पहुंच रही है, रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, 8-8 साल तक लटकी हुई है। लेखक इस डर से कि कहीं प्रकाशक किताब मेरी हटा न दे, उनसे पूछ नहीं पा रहे हैं, पूछ भी रहे हैं तो उनका जवाब सही से नहीं मिल रहा है। तो एक तो ये वर्ग है, जहां पर हम इस भावना से जाते हैं कि ये तो बहुत बड़े प्रकाशक हैं, यहाँ से मेरी किताब आ जाए तो हम बड़े गौरवान्वित महसूस होंगे, और ये भावना मेरे अंदर भी थी। और लेकिन अनुभव कुछ ऐसा रहा कि मुझे वो कदम पीछे खींचने पड़े। अब जी बड़े प्रकाशक से आप गौरवान्वित तो हो जाते हैं, लेकिन जो आपका वर्थ है, जो आपकी कीमत है, वो कितनी मिलती है। अच्छा, इसमें एक आप कह सकते हैं कि कुछ लोग को पैसे ज्यादा मिलते भी हैं, बिल्कुल मिलते हैं, जिनसे उनकी खुद की दुकान चलती है, उनको हो सकता है कि कीमत से ज्यादा पैसे मिलते हैं, हो सकता है जी 10 लाख की कीमत हो और 1 करोड़ मिलता हो, ये भी है। लेकिन वो ऐसा जी कुछ लोग हैं जिनसे उनकी खुद की दुकान चल रही है, लेकिन बाकी जो बहुत बड़ा वर्ग है, वो जी इसमें बस उनका शोषण किया जा रहा है। दूसरा जो पहलू है, जो दूसरे तरीके के प्रकाशक हैं,
वहां पर क्या हो रहा है कि आप सीधा सीधा आप पैसे लेकर के आइए और हम जी, मतलब आप हमें इस कुछ वक्त पता भी लाइव नहीं है। भी हैं और लोग देख भी रहे हैं। हाँ और मैं दर्शकों से भी अपील करूंगा कि अगर कोई मन में सवाल है, क्योंकि इन चीजों को लेकर के, तो आप अपना जो है आप सवाल पूछ सकते हैं। और क्योंकि अमित तिवारी जी आपका जो है जवाब भी देने के लिए साथ में आज मौजूद हैं, क्योंकि लगातार बाद में हम जुड़ेंगे ही और कई चीजों पर विस्तृत चर्चा आज हो सकता है कि संभव ना हो, लेकिन बहुत सारे जो सवाल आपके मन में हैं वो पूछ सकते हैं, क्योंकि साहित्य को लेकर के ये गंभीर न होते तो शायद प्रकाशन शुरू न किया होता, क्योंकि इन्होंने देखा है कि जो मार्केट में कमी है उसको हम दूर कर सकते हैं, भले ही हमारी एक छोटी सी मुहिम है, लेकिन उसको किया जा सकता है, संभव है। जी। जी। तो मैं दूसरे वर्ग की बात कर रहा था। तो दूसरे वर्ग के प्रकाशन में क्या हो रहा है कि जिसे हम सेल्फ पब्लिशिंग का नाम देते हैं। सेल्फ पब्लिशिंग भी कोई बुरी बात नहीं है अगर लेखक चाहता है तो, लेकिन प्रकाशक की जो दैनिक जिम्मेदारी है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैसे लेके आइए और कुछ भी पैसे कोट हो रहे हैं, किस कितने भी मतलब मैं कहूंगा कि 5,000 से लेकर के 5 लाख तक, 10 लाख तक, कोई इसका रेट ही नहीं है यहाँ पर, जितना भी ले लिया जाए। अब उसमें आपकी किताब हमने छाप दी, अवेलेबल करा दी, बस बात खत्म, हमारी जिम्मेदारी खत्म, हमें ज्यादा जानकारी भी नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे प्रकाशक हैं जिनको प्रकाशक क्या, हिंदी साहित्य या किसी भी चीज के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, बस वो प्रकाशक हैं। अब वहां पर जो लेखक आ रहे हैं वहां पे किसी भी तरीके के, अब उनको ये भी नहीं बताया जाता कि गुणवत्ता क्या है, किस तरीके की किताब होनी चाहिए, लेखन में क्या कमियां हैं, क्या सुधारा जा सकता है, वो सब भी नहीं बताया जाता। बस आप ले आइए और पैसे दीजिए, सब जाइए। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी चीज है। लेकिन उसके बाद छपने में कहीं भी छप सकता है। अभी तो सुविधाएं इतनी उपलब्ध हैं। इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि सुविधाएं इतनी उपलब्ध हैं कि ये लेखक खुद थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में माहिर है, तो अपनी किताबें सबमिट करके वो फ्री में भी छपवा सकता है और अमेजोन पे या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे फ्री में वो खुद बेच सकता है। लेकिन एक प्रकाशक होने की जो जिम्मेदारी है कि उस साहित्य को लोगों तक पहुंचाया जाए, वो जो जिम्मेदारी है वो आज के जो प्रकाशक हैं जो सिर्फ पैसे लेने में विश्वास करते हैं, वो नहीं। वो बस पैसे का खेल बन गया, एक तरफ लूटने का खेल बन गया है, एक तरफ शोषण करने का खेल बन गया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि सब ऐसा कर रहे हैं, कुछ प्रतिशत लोग हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर क्योंकि ऐसा ही हो रहा है इसलिए अनुभव भी ऐसे ही। जी, बिल्कुल। तो जो लगातार हम देख रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ हर चीज बाजारू हो चुकी है, कि चाहे वो कि बेचना हो, फिर लिखना हो, फिर खरीदना हो, क्योंकि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से ही खरीदते भी हैं, किसी के ना कहने वैसे पढ़ते हैं और ना किसी विचारधारा पर जो है चलते हैं, उनकी खुद की अपनी एक विचारधारा बनती जा रही है। जैसे कि हमारा अमित तिवारी साहब ने बताया कि हमने एक नया रस निकाला, बोध रस। इस पर सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस कतार में बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं, वो लोग जहां हम बात हिंदी और अंग्रेजी की करते हैं, तो वो न हिंदी है, न अंग्रेजी है, इंग्रेजी है। तो इस तरीके से बोध रस में बहुत सारे तमाम साहित्यकार आ सकते हैं। और एक नया संगठन जो है, जो आज चल रहे हैं नए नए संगठन, तो मुझे लगता है कि उन संगठनों की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि पुराने लेखकों पर तो हम आपत्ति अनापत्ति जता देते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि कोई हमारे सामने पढ़े, ये हम सब जानते हैं। लेकिन संगठन का एक काम होता है कि हमारे हर मेंबर को आगे बढ़ाना, जी उसको एक सही ढंग से आगे ले जाना। जो दान लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, जो ऐसे लेखक हैं और साहित्यकार हैं जिनको पढ़ा जा सकता है, तो ये जो साहित्य संगठन जो बनाए जाते हैं, ये सिर्फ केवल दुकानें खोली गई हैं या इनको प्रकाशनों से जोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है कि हर साल कम से कम प्रकाशन और साहित्य संगठन, सारी चीजें जिंदा रहेंगी, कोई खत्म नहीं होगा। तो साहित्य संगठनों की भी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर वो ये करे तो ये एक नई पहल हो सकती है। जी। बिल्कुल हो सकती है। और देखिए मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो किया नहीं जा सकता है। मैं स्वयं सड़क पर उतर करके काम करता हूं और लोगों को बताता हूं कि आप पढ़िए। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मुझे हिंदी में रुचि नहीं है, वो हिंदी में यह बात कहते हैं कि मुझे हिंदी में रुचि नहीं है। तो मैं वहां जी। पर उनसे बहस करता हूं, उनसे सवाल जवाब करता हूं, बातें करता हूं, पूछता हूं मैं कि अच्छा आप बताइए कि आपको सपने किस भाषा में आते हैं। तो जाहिर सी जी। बात है, अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र से तो हैं तो कहेंगे कि हिंदी में आते हैं। तो मैं पूछता हूँ अगर आपको सपने हिंदी में आते हैं तो आपको हिंदी से क्या परहेज है। और दूसरी बात यह है कि आप मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूं कि आप अंग्रेजी में ना पढ़ें। मैं खुद अंग्रेजी की किताबें पढ़ता हूं। हर जी। भाषा में अगर आप ज्ञान ले सकते हैं तो लीजिए, लेकिन भाषा में ज्ञान लेना एक बात है और अपनी भाषा को कमतर आंकना, उसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से देखना दूसरी बात है। तो वो दूसरी हमारे बात। अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो इसलिए अंग्रेजी नहीं पढ़ते कि अंग्रेजी
में बहुत अच्छा साहित्य मिल सकता है, बेशक मिल सकता है, लेकिन वो ज्यादातर अंग्रेजी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी से उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो बिंदु है, ये बहुत ही मुख्य है। और जो साहित्य संगठनों की जिम्मेदारी है, यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह सिर्फ हॉल में बैठ करके गोष्ठियां ना करें। चार लोग साहित्यकार हैं, हॉल में बैठ के गोष्ठी कर लिए, क्या फर्क पड़ेगा उससे? आप तो जानते ही हैं। आप वहां पर आए, चाय समोसा खाएं और उसके बाद चले गए, क्या फर्क पड़ा उससे? देखिए, एक बात आप समझिए, यूथ भी अगर ये सवाल पूछता है कि हम आपकी बात क्यों सुने, या आप हमें लॉजिक बताइए कि हमें क्यों हिंदी पढ़ना चाहिए, तो साहित्यकार की, एक लेखक की यह दैनिक जिम्मेदारी है कि उसे वो लॉजिकली बताए कि क्यों उसे पढ़ना चाहिए। और उसके लिए यूथ के स्तर पर उतर करके उसे समझाना पड़ेगा, उसको लॉजिकल बातें देनी पड़ेंगी। आज का यूथ अगर लॉजिकली सवाल करता है तो वो भी ठीक बात है, उसको समझाना पड़ेगा। आप रूढ़िवादी तरीके से नहीं कर सकते कि देखिए यह तो हमारी परंपराएं रही हैं और इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। नहीं, परंपराएं रही हैं, परंपराएं आती हैं और परंपराएं चली जाती हैं। परंपराओं में जो अच्छी बातें हैं उनको बताने के लिए आपको बहुत ही तर्क संगत तरीके से उनके सामने रखना पड़ेगा कि देखिए यह आज भी आपके जीवन में कितना ज्यादा लाभदायक है, इससे आपको कितनी मानसिक संतुष्टि मिल सकती है। या आज के समय में अगर आप देखेंगे कि थोड़ी उम्र बढ़ने पर लोग तनाव में जाते हैं, या जो बाजारूकरण है उसकी वजह से जो उनकी दिक्कतें आने लगती हैं, पारिवारिक दिक्कतें, वो क्यों आती हैं? क्योंकि साहित्य नहीं पढ़ते हैं। और साहित्य क्या करता है, हमारी जो आत्म शुद्धिकरण है, साहित्य का वो काम होता है। वो जाकर के उनकी भाषा में अगर स्कूल में, कॉलेज में, सड़क पर, मॉल में वहां बताया जाए तो जाहिर सी बात है लोग सुनेंगे। मैं मॉल में खड़ा होता हूँ जहां पर लोग बर्गर पिज्जा खाने आते हैं, मूवी देखने आते हैं, लेकिन वहां पर भी मैंने कोशिश की है लोगों को उससे बात करने की, और मैंने देखा है कि अगर आप बात करें, आप तर्क संगत तरीके से बात करें तो लोग सुनते हैं। हाँ, थोड़ा सा हिचकेंगे, थोड़ा सा लेकिन झिझकेंगे, एक साथ में लेकिन आप एक चीज सवाल और पूछो भी तो लोग सुनेंगे। हो गई है जी। एक एक चीज और भी सबसे बड़ी जो आज देखी जा रही है, जैसे किसी ने कहा था, मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, बोले कि आज के जो फल हैं वो भी हिंदू मुसलमान हो गए। बोले खजूर भाई मुसलमान का हो गया, नारियल हिंदू का हो गया। तो इस तरीके से बोले कि सभी चीजें बांटी, ये सब बट गया है। तो आज कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ परोसा जो जा रहा है, क्योंकि जो लोग जहर परोस रहे हैं वो, कि नाम देख करके लोग किताबें खरीदते हैं, लोगों को नाम बदलने पड़ रहे हैं। साहित्यकारों को पहले बदलते थे इसलिए कि हमें इस रूप में जाना जाए, इसलिए आज बदलते हैं कि हम बिक नहीं पा रहे हैं। तो दोनों वजह है ना, पहले नाम किस लिए बदलते थे ये भी आप सोचते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को अगर समझा पाए इस विषय को लेकर के कि पहले के नाम बदलने में और आज के लिए साहित्यकारों के, जो अच्छे साहित्यकार हमारे हैं, वो नाम आज बदलने को मजबूर है, जबकि वो बदलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं हमें पढ़ो, मेरे नाम को नहीं। लेकिन आज लोग नाम पढ़ रहे हैं, साहित्य को नहीं। पहले लोग साहित्य पढ़ते थे, नाम नहीं। जी। देखिए, मैं बहुत सीधे सीधे तरीके से कहूंगा कि ऐसे लोग कमजोर होते हैं। हम्म, जो लोग बाजार के हिसाब से नाम बदलने, देखिए आपके अंदर कुछ ऐसी बात उठी कि नहीं, जी। ये मैं आत्मसात कर रहा हूं और मुझे यह नाम रखना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आप बाजार की नहीं, वजह से अपना नाम बदल रहे हैं मेरा तो मैं मेरा सीधे पहला कहूंगा। सवाल ये था कि जो जो मार्केट में जो लोगों ने जहर परोसा है, जिसके आधार पर आज जो है, चाहे आप स्कूल देख लें, चाहे आप एजुकेशन स्तर को देखें, या फिर राजनीति देखें, हर जगह जो है ये जो जहर है, नफरत है, साहित्यकारों ने तो परोसा नहीं है, ये तो लोगों ने ही परोसा है। उन्हीं आम लोगों में से आते हैं, उन्हीं में से निकलते हैं, वही परोसते हैं। जैसे अभी आम आदमी पार्टी ने कहा कि कश्मीर में कोई नरसंहार नहीं हुआ, ठीक है। एक बड़ी पार्टी का बड़ा नेता अगर आकर के बोल देता है, तो आम आदमी अगर है, उसके बाद में आप अपशब्द निकालते हैं। तो आप ये देखिए कि एक आम आदमी, आपने नाम अच्छा सोचा, लेकिन आम आदमी के जैसे भाषा का इस्तेमाल सदन में करेंगे क्या? अब आम आदमी क्या सोचता है कि भाई अगर हमें मारा है तो हम भी इसको पीटेंगे, तो पीटेंगे क्या? तो कानून के दायरे में चलना पड़ेगा। तो आम आदमी नाम रख लेने से क्या आम आदमी के तरीके से ही कंप्लीट आप हो जाएंगे क्या? उसी तरीके से चलेंगे क्या? आम आदमी तो गाली गलौज भी करता है माँ बहन की, तो सदन में हम माँ बहन भी करेंगे क्या वहां पर? तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको नाम मिल गया, नाम रख लिया, उसके कुछ उद्देश्य तो समझो आप। सारी चीजें तो नहीं कॉपी आप किसी चीज की कर सकते। आपने नाम रखा है, शायद आपका उद्देश्य बहुत बेहतर रहा हो जब आपने नाम रखा, लेकिन आज आप क्या होते जा रहे हैं? सिर्फ गालियां निकालना। मतलब अगर किसी दूसरी पार्टी को अगर वोट मिल रहा है, तो आपका काम है सिर्फ विरोध करना। आप कुछ चीजें पैदा करिए ना। आपने क्या भरोसा? आज के देखिए आप राजनेता, कौन राजनेता पुस्तकें लिख रहा है? कोई नहीं। बयान उनके हैं कि वो पुस्तकों में अगर आएंगे तो पुस्तकें शर्मा जाएंगी।
हर रोज बयान ऐसे देते हैं, तो वो पुस्तकें कहाँ से लिखेंगे? पहले के राजनेता आप कोई भी आप ले लीजिए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या फिर आप सुभाष चंद्र बोस जी को ले लें, कि उतने विकट लड़ाई के दौरान आज तो इनको लड़ने नहीं जाना पड़ता, बॉर्डर तक नहीं जा सकते हैं लोग, तो लड़ाई में क्या जाएंगे? उस दौर के क्रांतिकारी किताब भी साथ में लिखते थे, क्रांति भी चलाते थे, लड़ाई भी लड़ते थे, अंग्रेजों के खिलाफ उनकी मुहिम भी चलती थी, छुपते भी थे, भोजन का भी प्रबंध करते थे, लड़ाई के लिए भी प्रबंध करते थे, सारा कुछ होने के बावजूद किताबें लिखना नहीं छोड़ते थे, पुस्तकें लिखते थे। वो चाहते थे कि हमारे बाद हमारी पीढ़ियां पढ़ें। तो ये गूगल पर ही से कम लोग डाले तो, लेकिन क्या लिखने वालों ने अभी सुबह से शाम तक गाली सोचते रहते हैं कि मैंने कौन सी गाली निकालनी है, सामने वाले को बुरा भी नहीं लग गया और मैं अपनी भड़ास भी निकाल दूं। यहाँ तक सीमित रह गए, क्योंकि साहित्य में हम अधिकतर अगर देखें तो राजनेता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, क्रांतिकारी, ये सब रहे हैं। तो इन लोगों में तो कोई है ही नहीं लिखने वाला, कोई भाव ही नहीं अब रह गया है। इसको आप कैसे जी देखते हैं? बिल्कुल। देखिए केशव जी, बहुत सीधी सी बात है कि जब शिक्षा का हनन होता है, देखिए शिक्षा एक आप पढ़ रहे एक एक शिक्षा आप ले रहे हैं जहां पर सिर्फ आपको कमाना है, एक शिक्षा जी आप ले रहे हैं जहां पर आपको मानवता की तरफ जाना है। और वो मानवता की तरफ जाना सिर्फ कहने से नहीं हो सकता, वो हो सकता है कि साहित्य को और अपने आत्मिक शोधन को समझते हुए। जब जी जितना ही ज्यादा साहित्य की कमी होगी, जितना ही ज्यादा पुस्तकों की या गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की गुणवत्तापूर्ण कंटेंट की कमी होगी, उतना ही ज्यादा लोगों में इस तरीके की भावना आएंगी और वो हीन भावनाएं आएंगी। अब देखिए, बहुत सीधा सीधा सा समीकरण है। एक तरफ ऐसी जनता है जिसको जो किताबों की तरफ आज के समय में रुझान नहीं रख रही है, जो ज्यादातर शॉर्ट वीडियोस या क्लिप्स को देख करके वो अपने निर्णय बना रही है। तो जो दूसरी तरफ जो नेता है वो भी उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि हम मेहनत क्यों करें। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है केशव जी? मेहनत करने का। कि मेहनत नहीं करना चाह रहे, देखने वाला मेहनत नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उसे 2 सेकंड में कुछ पता चल गया और वो अफवाह फैल गई। जो लीडर है, जो सो कॉल्ड अपने आप को नेता कहते हैं, वो मेहनत, देखिए मेहनत 2 तरीके की होती है। नेता ये कह सकता है देखो हम तो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत किस बात की करते हैं भाई? पूरे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आप सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं कि आप अलग अलग तरीके से लोगों को अलग अलग भाषा में वही परोस पाए जो आप परोसना चाहते हैं। उसे मेहनत नहीं करते। उस तरीके से तो देखा जाए तो एक चोर होता है, वो भी मेहनत करता है ना भाई। चोरी करने से पहले वो रेकी करता है, वो समझता है और वो जाता है, घर देखता है, वो कितनी मेहनत करता है। और उसे पकड़ा जाए और तैयारियां करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, उसे ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि उसे यह भी प्लान करना पड़ता है कि इसके बाद जब हम पकड़े जाएंगे तो क्या क्या बोलेंगे। तो तो देखिए, फ्यूचर का, ये मेहनत कोई वर्तमान का मेहनत और का सब कुछ। जी जी, तो देखिए ये मेहनत कोई मेहनत नहीं है। आप दिन भर आप वोट पाने के लिए मेहनत करें, कोई मेहनत नहीं है। मेहनत वो होती है कि आप समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। और एक नेतृत्वकर्ता अपनी यह दैनिक जिम्मेदारी यदि भूल जाए कि हमें जनता को किस दिशा में लेकर के जाना है, वो सिर्फ ये देखे कि जनता किस तरीके से सम्मोहित हो सकती है या मोहित हो सकती है, और वही चीज बार बार परोसने लगे, तो उसे पूरे समाज का हनन हो जाता है और उस तरीके से सामाजिक हनन हो जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं इसमें यही कहूंगा कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कुछ लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें किस तरीके तरफ समाज को लेकर के जाना है। वो समाज के लोगों से ही निकल के आएंगे। और वो जो नेतृत्व करता है, मेरा भी उनसे थोड़ा अनुरोध है कि प्लीज थोड़ा रुक जाइए। और हम बहुत ज्यादा गर्त में जा रहे हैं और इसके बहुत भयंकर परिणाम होने वाले हैं। मतलब अपने फायदे के लिए आप भले वोट पा जाएं, कोई भी पार्टी हो, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही भयंकर होगा एक समाज के। बिल्कुल। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर जो है हाजिर होते हैं। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अमित तिवारी साहब, मैं ये और जानना चाहता हूं कि वर्तमान समय में लोगों को क्या पढ़ाना चाहिए? जी देखिए, एक तो 2 चीजें हैं एक साथ, और वो दोनों एक साथ चल रही है। वर्तमान समय हो चाहे पहले का समय हो चाहे आने वाला समय,
आप उसे टाल नहीं सकते। तो दोनों चीजें ये हैं, एक तो जो चीजें आपके काम में आती हैं दैनिक जीवन में, जिससे आप जीवन यापन करते हैं, जाहिर सी बात है उसमें आपको दक्षता लेनी पड़ेगी, ठीक है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। लेकिन उसके ही पीछे भाग करके आप बाकी चीजें ऐसी जो आपके आत्मशोधन के लिए हों, अगर वो छोड़ दी जाएं, तो जो दैनिक जीवन यापन के लिए भी आप कार्य कर रहे हैं वो ठीक तरीके से या तो नहीं करेंगे, या आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे टोटलिटी में एक समाज का हनन। तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे भी टेक्स्ट पढ़े जाएं या पढ़ाए जाएं जिससे हमारे अंदर आध्यात्मिक रुझान भी हो और साहित्यिक रुझान हो, जिससे हम अपने आप को समझ पाएं। तो दो चीजें हैं, एक स्वयं को समझना और एक बाहर की चीजों को समझना, दोनों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप बाहर की चीजों को जो कि काम में आती है, जिससे हम पैसा कमाते हैं, सिर्फ वही करेंगे और स्वयं का हनन होता जाएगा, तो जिसकी वजह से आप काम कर रहे हैं, जिससे आप पैसा कमा रहे हैं, उसका भी हनन होगा, क्योंकि उसमें भी फिर आपके अंदर कोई मॉरल नहीं रह जाएगा, आप मॉरल ग्राउंड पे नहीं रहेंगे, ना ही आप आध्यात्मिक ग्राउंड पर रहेंगे। फिर आप उसमें हर वो काम करने के लिए तैयार रहेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाया जा सके और लोगों का हनन किया जा सके और शोषण किया जा सके। इसीलिए जरूरी है कि आत्मशोधन के लिए भी और स्वयं की समझ के लिए भी चीजें पढ़ी जाए। और हमारे भारत में तो बहुत सारे शास्त्र और बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे उपलब्ध हैं पहले से ही कि उनको पढ़ करके आत्मसात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो पहले से उपलब्ध हैं। चाहे आप गीता की बात करें, भागवत गीता की बात करें, अगर आप संतों की बात करें तो आप कबीर की बात कर सकते हैं, कबीर जी की बात कर सकते हैं, रहीम जी मीराबाई की बात कर सकते हैं, लल्लेश्वरी की बात कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे संत रहे हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक शास्त्र हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, पढ़ना भी दो तरीके का है। एक, आप पढ़ रहे हैं आत्मावलोकन के लिए, आत्म साधना के लिए। दूसरा, आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप उसको परंपरा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और वो आपको बहुत ज्यादा कट्टरता की तरफ ले जा रहा है। वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, अगर उसमें सही तरीके से बात नहीं स्थापित की है किसी व्यक्ति के अंदर, तो हो सकता है कि उसे जानते हुए भी आप गलत रास्ते पर चले जाएं। जैसे कि चाहे वो आतंकवादी कह लें या किसी भी तरीके के लोग, इस तरीके के लोग आप कह सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आत्म साधना के लिए होना चाहिए, ना कि कट्टरता के लिए। तो वो है, और उसके साथ ही साथ आप जो काम में आने वाली चीजें हैं वो पढ़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा शुभ और कुछ नहीं। लेकिन दोनों का साथ में होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, और इसी तरीके से आगे बढ़ा भी जा सकता है, क्योंकि जब नए भारत की कल्पना करते हैं तो नए भारत का ये मतलब नहीं कि सब कुछ पुराना हटा दिया जाए, क्योंकि आप सब कुछ नया नहीं ला सकते हैं। आप घर अगर बनाते हैं तो घर में जरूरी नहीं कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं उनको भी बाहर कर दीजिए, फर्नीचर आप नया आप डाल सकते हैं, वो सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन आप अपने संस्कार, संस्कृति, ये जब बात करते हैं तो इनको आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो नए भारत में ये जो साहित्य है वो हमारे माता पिता के जैसा है, जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, हमें जीवन के रहस्यों को जो है सुलझाने में मदद करता है और हमें जीवन सिखाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि माता पिता को बाहर करने जैसा होगा अगर हम साहित्य को अपने जीवन से बाहर करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये तो पुराना है। तो पुराना फर्नीचर हो सकता है, ये जिंदा चीजें जिनको पढ़ करके हम जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, कोशिश करते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं, तो बहुत सारे काम करते हैं जो किताबें ही करवाते हैं। अच्छा, दूसरा, आप हमारे साथ में आज जुड़े, तो आप जो हमारे नए युवक हैं, युवतियां हैं, जो साहित्य लिख भी रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में जा भी रहे हैं, किताबें छपवाना चाह रहे हैं, लेकिन देश भर में कोई प्रकाशन नहीं बेहतर उनको मिल रहा है कि जहां वो अपनी किताबें जो है छपवा पाए, पुस्तक प्रकाशित करवा पाए। दूसरा, बहुत सारे सवाल हैं कि हम कैसे ये कहें कि हमारी ये पंजीकरण कैसे करवाएं, बहुत तमाम जो दिक्कतें आती हैं। तो उनके लिए भी क्या अपना जो बोध रस प्रकाशन है उनकी सहायता करता है, हेल्प करता है नए साहित्यकारों की? जी बिल्कुल, नए साहित्यकारों की सहायता करता है। और नए साहित्यकार, देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा या नए साहित्यकारों को समझना पड़ेगा कि उनको इस बात की पहले तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कोई लिख क्यों रहे हैं। सिर्फ लिखने के लिए और लेखक बन जाए, छप करके किताब आ जाए, वो इसलिए लिखना चाह रहे हैं, तो ये तो वही बात हो गई कि आप 4 लोगों के बीच में फेमस होना चाह रहे हैं।
तो देखिए फेमस होना तो आप किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो ठीक वही यूट्यूब मतलब शॉर्ट क्लिप वाली बात हो जाएगी। लेकिन अब नए साहित्यकारों को भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो कंटेंट लिख रहे हैं वो कितना पढ़ा हुआ है, आपके अंदर अपना आत्मशोधन कितना किया गया है, तो वो एक जिम्मेदारी लेने वाली बात होती है। तो पहले आप पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, आप संतों को पढ़ें, आप पुराने साहित्यकारों को पढ़ें, आप नए जो लेखक अच्छा लिख रहे हैं आप उनको पढ़ें, आप खूब पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपके अंदर नकल मत करें। देखिए नकल करना एक बात होती है और पढ़ करके उससे प्रेरित होना एक बात होती है। प्रेरित भारत के होकर आप संस्कारों में से है, अगर आप नकल नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा, मतलब आप पूर्ण रूप से भारतीय नहीं माने जाएंगे। ये एक परंपरागत रहा है। आप किसी भी व्यक्ति को आप ले लीजिए, हर किसी ने एक दूसरे के पद चिन्हों पर चलना है। मतलब ये नाम थोड़ा पहले अलग था, लेकिन ये बाद में बदल करके इसको नकल कर दिया गया है। पग चिन्हों पर चलना, कॉपी करना, फिर उस रास्ते पर चलना। हालांकि दो पहलू होते हैं, हम भी जानते हैं कि हर चीज के देखिए केशव जी, दो होते हैं कि हम लेते किस बात को किस तरह से हैं। जी, हम हर बात को किस तरह से लेते हैं। जैसे माँ ने कहा बच्चे से कि दूध रख दो जहां बिल्ली ना पहुंच पाए और दूध खराब नहीं होना चाहिए। बच्चे ने कहा ठीक है, तो शाम को पूछा कि बेटा दूध कहाँ है? बोले आपने बोला था कि बिल्ली जहां ना पहुंच पाए वहां दूध आप रखो और खराब भी ना होने पाए। है कहाँ? बोले पेट में। तो बात यह है कि सामने वाले ने बोला और आपने किस तरीके से उसको लिया, ये आपके ऊपर आता है। तो पग चिन्हों पर चलना, नकल दोनों ही अलग हैं, लेकिन क्या है कि आज के दौर में अगर कुछ हो रहा है तो उसको एक जोड़ के देखते हैं कि इस तरीके से। तो ये साहित्य में बहुत सारी चीजें कि सामान बेचा जाता है। सामान का मतलब यही है कि जो शब्द हैं वो इधर से उधर जाते रहते हैं, शब्द उतने ही हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदी साहित्य में इतनी किताबें लिखी गई, आज भी अगर सही से आप मिलान करिए तो एक दूसरे की विचारधारा, एक दूसरे से शब्द, जिस तरीके से हर व्यक्ति का चेहरा अलग है, डीएनए अलग है, उस तरीके से साहित्य की किताबें, उनके नाम तक नहीं मिलेंगे आपको एक दूसरे से। जबकि लाखों सालों से पुस्तकें लिखी जा रही हैं और भी करोड़ों सालों तक लिखी जाएंगी जब तक मानव सभ्यता है। देखिए केशव जी, ऐसा है ना कि कोई भी बात जो चाहे पहले कही गई हो चाहे आज कही जा रही हो, अगर वो ऊंची से ऊंची बात है तो एक ही बात अलग अलग शब्दों में कही जाती है, लेकिन बात एक ही होती है। लेकिन एक बात होती है कि आपने सुना, आपने किसी का देखा और आपने कुछ अपना शब्द में हेर फेर करके आपने लिखा, एक तो ये बात होती है। ये हो गई चोरी, इसमें आपने मेहनत नहीं की और आपने साहित्यकार का जो धर्म है वो नहीं निभाया। एक होता है कि आपने पढ़ा, आपने बहुत मेहनत की, आपने उस बात को जिस आत्मा से उन्होंने लिखा है या उन साहित्यकारों ने लिखा है, आपने उस आत्मा तक पहुंचने की कोशिश की और उस आत्मा को आत्मसात करके फिर आपने लिखा। हो सकता है शब्द कहीं मिल गए हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाहे शब्द मिले और चाहे ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो आपका अपना है और विशुद्ध नया है। लेकिन वो आपके आत्मसात होने के बाद अपने भाव में आना चाहिए। और अगर वो आपने बस शब्द को उठा करके इधर उधर से जोड़ तोड़ करके रख दिया तो फिर वो तो चोरी होती है। और मेरा यही निवेदन है नए साहित्यकारों से कि कृपया मेहनत करें, आसान रास्ता गीत भी लिखते हैं आप? जी, मैं शायरी तो उतना नहीं लिखता, मैं कविताएं लिखता हूँ और गद्य भी लिखता हूँ जी। आपको सुनना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे दर्शकों के साथ में आप साझा करेंगे, देख रहे हैं और वो सुनना बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि आज आप आए हैं तो आप बिना सुनाए तो जा नहीं सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि मंच पर आकर के जो है, क्योंकि वो मंच आपका बड़ा है, ये छोटा है लेकिन मंच है, यहाँ भी सुन रहे हैं लोग आपको, तो वो जरूर जो है सुनना चाहेंगे और वो शेयर भी करेंगे कि अच्छा लगता है तो आगे भी इस चीज को जो है बढ़ाएंगे। जी जी। तो मैं एक कविता, ये मेरी किताब जब मरसद सींचा जाएगा से मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ जो कि आज के टॉपिक से ही संबंधित है। कि ये मैंने तब लिखा था जब कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि देखिए अब मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, और ये बात उन्होंने हिंदी में कही, तो मुझे ये मेरे अंदर यह भाव आया और मैंने यह कविता लिखा, मैं यह सुनाता हूँ आपको। तो कविता का शीर्षक है क्या भूल गए तुम अक्षर। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि क्या भूल गए तुम अक्षर, क ख ग घ, या भूल गए तुम इनसे बनने वाले शब्द, तो कैसे बनाते हो वाक्य। क्या सपने अब तुमको अंग्रेजी में आते हैं, तुम्हारा बचपन तुम्हें कौन सी भाषा में संगीत सुनाते हैं। किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने से कोई कैसे भूल सकता है अपनी भाषा, जिसकी गोद में उसने खेला दुखद है ओछा महसूस करना। मातृभाषा से खुद को जोड़कर देखना और अपमानित महसूस करना,
मैंने देखा है बहुतों को कहते हुए कि अब हम हिंदी भूल गए, कब के वो अक्षर हमसे छूट गए। अब हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में लिखी महान किताबें पांव डालकर, और यह सब कहना किसी के फटे जूते में पांव डालकर उछलने जैसा, अपनी ही माँ को माँ कहना भूलने जैसा। मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं, मैं तुम्हारे ओछे झूठ के खिलाफ हूं। तुमने अपना चेहरा जिस मुखौटे से बदलने की कोशिश की है, वो मुखौटा तुम्हारे चेहरे में चिपक गया और तुम्हारे चेहरे के चमड़े को खा गया। अब तुम्हारी हालत ये है कि ये मुखौटा तुम्हें देता है पीड़ा, लेकिन तुम इसे हटा नहीं पाओगे, क्योंकि अब यह तुम्हारे झूठ की पहचान है, तुम्हारा प्रेत है, तुम्हारी आन है, बान है, शान। बहुत सुंदर। एक मैंने भी गीत लिखा, हालांकि मैं अभी तक लगभग 3700 गीत लिख चुका हूँ, और उसमें बहुत सारे गीत जो है, एक फिल्म आई थी पहल, उसके लिए भी हमने जो है गीत लिखे थे, एक एल्बम के लिए भी लिखे। तो ये एक्चुअली मैं अपनी लाइफ पर ज्यादा गीत लिखता हूँ, तो मुझे जब भी समय मिलता है, मंचों पर पहले आना जाना होता था लेकिन बंद कर दिया क्योंकि समय नहीं मिल पाता है, टेलीविजन कार्यक्रम में फुर्सत ही नहीं मिल पाती है, और आप जानते हैं कि यहाँ से टेली अगर छुटना है तो दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ, परिवार के लिए नहीं निकाल पाता हूँ। लेकिन आज ये घर जैसा कार्यक्रम लगा, क्योंकि लिखने की शुरुआत ही हमने वहां से की थी, तो कुछ यूं लिखा कि जिसे बहुत लोग लिखना चाहते हैं और शायद वो कहना भी चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं, और उन्हें बोलना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जरूरी भी हो जाता है कि जब आप कुछ बोलना चाहें और उस समय आप कुछ लिखना चाहें, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें नहीं वो सुनेंगे, शायद उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन लोग हर विधा में पसंद करते हैं जी। कि बचपने में साथ साथ हमने जो ली थी कसम, बचपने में साथ साथ हमने जो ली थी कसम, कि बचपने में साथ साथ हमने जो ली थी कसम, एक एक करके हमने हर कसम निभाई है। मैं दिया हूं तुम हो बातें 7 जन्म से सुना था, मैं दिया हूं तुम हो बातें 7 जन्म से सुना था, जिंदगी की हर कसम की हर रस्म निभाई है। इस जन्म में है मिलन हमको ये मालूम न था, इस जन्म में है मिलन हमको ये मालूम न था, इस जन्म का शुक्रिया जो जिंदगी दिखाई है, इस जन्म का शुक्रिया जो जिंदगी दिखाई है। कहते हैं कि जब इस जन्म में जन्म लो तो कहते हैं अगले जन्म में मिलेंगे, क्योंकि इस जन्म में तो पूरा नहीं हो पाया जी, कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिलते हैं, पता नहीं कौन सा। तो शायद इस बार मैंने सोचा कि इस बार तो कसम पूरी हो गई है, तो कुछ लिखा जाए अलग। पिछले जन्म में अगले जन्म में मिलेंगे ये शपथ थी, पिछले जन्म में अगले जन्म में मिलेंगे ये शपथ थी, इस जन्म में हमने पूरी करके वो दिखाई है, इस जन्म में हमने वो पूरी करके वो दिखाई है। बचपने में साथ साथ हमने जो ली थी कसम, एक एक करके हमने हर कसम निभाई। कुछ मंचों पर कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि रोते साहित्यकार अच्छे नहीं लगते, बहुत सारे रोते साहित्यकार हो गए। बोले हम साहित्यकार वहां से बने जहां से प्रेम में बोले अलग हो गए। प्रेम के 2 हिस्से हैं। जब लोग कहते हैं कि व्हाट इज लव, तो एक कवि थे, एक कवित्री थी, तो कवि से पूछा कवित्री ने कि प्यार क्या है, तो कवि ने कहा ठीक है। शाम को ले गए उनको, तो एक तालाब था, जलाशय था, तालाब के किनारे बैठते हैं, और जब शाम का समय हुआ, आपने देखा होगा कि सूरज की जब परछाई हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारी परछाई बहुत लंबी जाती है, बहुत दूर तक जाती है। तो तालाब में जल में उनकी जो परछाई थी वो दोनों की बहुत दूर तक जा रही थी, हालांकि वो दोनों लोग अलग थे। बैठ गए तो जो कवि महोदय थे उन्होंने जल में थपकी दी, तो जल में थपकी दी तो कभी परछाई मिलती थी, कभी बिछड़ती थी, कभी मिलती थी, कभी बिछड़ती थी। तो
कवि ने कहा जीवन में जो प्यार है वो दो हिस्सों से बना है, मिलने और बिछड़ने से। आपके हिस्से में क्या है वो आपके ऊपर तय करता है, और इसको ईश्वर को भी इससे होकर के गुजरना पड़ा है। अच्छा, दूसरी चीज साथ में ये भी आती है कि आप किसको प्यार करते हैं ये मायने नहीं रखता, आपको कौन ज्यादा प्यार करता है ये भी बड़ा मायने रखता है। भगवान कृष्ण राधा से बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन किस्मत में उनकी जो भाग्य रेखा में जो था, भाग्य रेखा में प्यार था, संपूर्ण था, आज तक अमर है, अजर है, लेकिन प्यार का दूसरा हिस्सा आया उनके हिस्से में, मिलना नहीं आया। तो एक तो हमें ईश्वर से समझना पड़ेगा कि उन्होंने भी प्रेम किया, लेकिन उनको भी प्रेम का दूसरा ही भाग आया उनके हिस्से में। प्रेम किया, लेकिन प्रेम का दूसरा हिस्सा वो था बिछड़ना, और दोनों ही अपने अपने हिस्से हैं। आपकी किस्मत में क्या है ये आपके, यहां से किस्मत शुरू होती है, लेकिन आपको प्यार मिलेगा जरूर अगर आपने किया है। हिस्सा कौन सा है वो अलग विषय है। तो रुक्मणी के जो हिस्से में था वो मिल गया। अब रुक्मणी और राधा में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था, इससे आप अंदाजा आप लगा लीजिए कि प्यार तो राधा ही करती थी कृष्ण से सबसे ज्यादा। जब हम पढ़ते हैं सब कुछ तो लोग भी बताते हैं, हालांकि रुक्मणी उतना नहीं करती थी, लेकिन रुक्मणी प्यार करती तो थी। तो रुक्मणी के जो हिस्से में आया वो मिलना लिखा हुआ था। तो प्यार का कौन सा हिस्सा वो किस्मत तय करती है, ईश्वर भी तय नहीं कर पाता है, तो उससे अछूते नहीं रहे हैं। और मुझे लगता है कि साहित्य को इसी तरीके से हमें इसी नजरिए से देखना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। आज हम लोगों को लड़ना सिखा रहे हैं। एक नेताजी बोल रहे थे, बोले हम आपको लड़ना बताएंगे कि कैसे लड़ा जाएगा। मैंने कहा मानव सभ्यता को 9 लाख वर्ष हो गए और शायद इससे भी अधिक करोड़ों करोड़ साल हो गए हैं, आज भी हम इंसानों को लड़ना सिखा रहे हैं, मतलब उनमें इंसानियत नहीं सिखा रहे। एक नेता नहीं निकल के आता, एक साहित्यकार निकल के नहीं आता है कि हाथ जोड़ के निवेदन है भैया आप मानवता सीख लो, हम इंसानियत सिखाएंगे। कोई खड़े मन से, बड़े मन से नहीं बोलता। केशव जी, एक बात यह है कि लड़ना भी अगर प्रेम पूर्णता से आए तो वो लड़ना भी प्रेम पूर्ण है, लेकिन लड़ना अगर छुटपन से आए ना, जिसे हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो फिर वो लड़ना जहर है। जैसे कृष्ण ने भी युद्ध करना सिखाया, कृष्ण ने भी कहा कि युद्ध करो, लड़ना ही बताया, लेकिन उन्होंने घृणा में नहीं, उन्होंने प्रेम में बताया। वो भी एक प्रेम है। तो प्रेम पूर्ण, देखिए प्रेम भी वही कर सकता है जो प्रेम पूर्ण होता है, और बाकी जो प्रेम होता है वो अधूरा होता है। तो मैं इतना बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ कि इस पर मैं कोई वक्तव्य दूं, लेकिन इतना मुझे भान जरूर है साहित्य को पढ़ते हुए कि पहले प्रेम में पूर्णता व्यक्ति स्वयं प्राप्त करता है, फिर वह प्रेम करता है। फिर प्रेम में कुछ भी करे, वो अधूरा हो, पूरा हो, आधा हो, तिहाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले ही पूरा है। और लड़ना भी यदि प्रेम पूर्णता से आ रहा है तो वो भी लड़ना शुभ है, और अगर लड़ना छुटपन से आ रहा है, इंफीरियरिटी से आ रहा है, तो वो अशुभ है। आपने जो कहा उस पर मुझे किसी एक कवित्री की लाइनें भी याद आई। प्यार मैंने किया पूरे मन से किया, फिक्र मुझको नहीं जीत की हार की। तो सच में ये है, और आज भी साहित्य को अगर मन से पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि ईश्वर तक पहुंचना कोई कठिन काम नहीं है। किसी मंदिर की जरूरत नहीं, मस्जिद की जरूरत नहीं, किसी धर्म की आवश्यकता नहीं, लेकिन साहित्य एक ऐसी चीज है, शब्द ऐसी, एक विधा ऐसी है कि इस रस से हम पहुंच सकते हैं। ईश्वर से कांटेक्ट करने का एकमात्र ही जरिया यही है कि हम उससे मन से, तन से जुड़ सकते हैं। लेकिन वो इसी के साथ समय भी हमारा हो चला है, आज का वक्त हो चला है। तो आज कोई आप मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, मैं हमेशा एक संदेश लोगों को देता हूं, और मैं वो संदेश आज इस मंच से भी देना चाहूंगा कि ईमानदारी से मेहनत करें, शॉर्टकट नहीं होनी चाहिए। और मेहनत किस बात के लिए करिए? अब यहाँ पर एक और बात आती है कि मेहनत किस चीज के लिए करिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेहनत इस बात के लिए भी की जा सकती है कि मुझे बहुत कुछ चाहिए, और वो चाहे जिस तरीके से चाहिए, वो भी एक मेहनत हो गई। तो अपने आप से सवाल करते रहिए कि मेहनत हमें क्यों करना चाहिए, या किस चीज क्यों करनी चाहिए। तो सवाल स्वयं से करिए। दूसरे से सवाल करना एक बात है, वो हर कोई कर लेता है, लेकिन स्वयं से सवाल लगातार करते रहिए, स्वयं से प्रश्न लगातार पूछते रहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और हमारे दर्शकों के साथ में आपने साझा भी किया और बहुत रस प्रकाशन के बारे में बताया। और फिर अगली बार हम जल्द ही मिलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे और दर्शकों के साथ भी चर्चा जो है करेंगे। उसमें शायद कोशिश करेंगे कि लोग भी साथ में जुड़े जो है हमारे 10-12 लोगों के पैनल में, और वो भी सवाल कर पाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई नई चीज आती है तो उसको बढ़ाने के लिए मीडिया की, लोगों की बहुत जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर उसका उद्देश्य सही है, जैसे हम कहते हैं कि इंसाफ देर से मिला वो भी अन्याय के बराबर ही होता है।
तो इस तरीके से अगर हम कहीं ना कहीं जो हम जिस लायक हैं और हम समझते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं 2 कदम, तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हो जाता है बढ़ाना, क्योंकि आप अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो भी आप चोरी ही कर रहे हैं और हमें चोरी से बचना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता